नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर एक शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हम, जिसके अंदर बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। और एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की ये क्लासेज मैं काफ़ी टाइम से आपके कंटिन्यू भी ले रहा हूँ। जैसे इससे प्रीवियस लेक्चर की बात करूँ तो मैंने आपको हार्ट पढ़ाया था, ठीक है। और वहाँ पे मैंने उसके साथ साथ आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में, पेपर के पैटर्न के बारे में, क्वेश्चन के लेवल के बारे में, नेक्स्ट लेवल के बारे में और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी सारी चीज़ें आपको बताई थी। तो जिन्होंने अगर वो क्लास नहीं देखी तो बिल्कुल आप वो भी देखें, ठीक है। और आज की इस क्लास के अंदर जो आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, और इसके साथ ही दोस्तों मैं बात करूं आपके जो आरयूएसएच, आरपीएमसी या फिर एमपी ग्रुप 5 या फिर बिहार पैरामेडिकल के अंदर जो बहाली निकली वैकेंसी की, उन सब की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास भी है जो शानदार साबित होने वाली, क्योंकि आपके सिलेबस में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है, चाहे अपन पैरामेडिकल की कोई भी वैकेंसी की बात करें। तो क्लास के अंदर अपन सबसे पहले बात करते हैं भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप इसे ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपको इस क्लास से संबंधित भी, यानी कि ये जो आपको पैनल पीडीएफ है ये भी व्यवस्थित तरीके से मिलेगी। इससे पहले की जो क्लासेज हो रखी वो भी मिल जाएगी, और साथ ही आपको वैकेंसी से संबंधित या एकेडमिक संबंधित सारी इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पे मिलती रहती है। अगर आपको कोई डाउट हो और कुछ भी प्रॉब्लम हो पैरामेडिकल के संबंधित, एकेडमिक या फिर वैकेंसी संबंधित, तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर दोस्तों हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। तो देखो, ये जो क्लास है भाई डाइजेस्टिव सिस्टम की, वो 3 से 4 क्लास में कंप्लीट होगी, और मैं आपके एनाटॉमी यूट्यूब के ऊपर पूरी करवाने वाला हूँ सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे शुरू की बेसिक क्लासों के अंदर भी मैंने आपको खूब सारी चीजें पढ़ा रखी है, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन, फंक्शन, यहाँ तक कि अपन लेयर तक, एलिमेंट्री कैनाल के लेयर तक का पार्ट भी पढ़ेंगे, और ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास नहीं हुई तो माउथ तक का पार्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये सिस्टमेटिकली वे से अब चलता रहेगा पूरा पर रूटीन। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को, ठीक है, ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। तो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसको हम GIT भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक कि मैं बात करूं कि ये लेक्चर आपका हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में रहने वाला है, क्योंकि पैरामेडिकल के अंदर जो आरपीएमसी से डिप्लोमा कर रहे हैं उनकी मैं बात करूं तो वो भी बहुत मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए काम आ जाएगा। तो इसको GIT भी कहा जाता है दोस्तों। इसके अंदर GIT और इसके साथ एक और सिस्टम आ जाता है, उसका भी रोल होता है, उसकी भी बात करेंगे दोस्तों। GIT क्या होता है दोस्तों? GIT को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं सर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। यहां पे मैं बात करूं दोस्तों, ये ट्रैक्ट की बात कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई यहां पे वे होगा, एक रास्ता होगा, ठीक है। तो कोई रास्ता होता है तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और उसका टर्मिनल पार्ट यानी लास्ट एंडिंग पार्ट भी होता है, एंडिंग पॉइंट भी होता है, बिल्कुल। तो यहां पे मैं आपके GIT की बात करूं तो GIT आपके माउथ से लेकर के माउथ से स्टार्ट होकर कहां तक चलती है, यानी एनएस तक के पार्ट का, यानी एनएस तक जो एक ट्रैक बना होता है उसको हम GIT कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही आपके जो एसेसरी ऑर्गन के रूप में एक सिस्टम बनता है, उन ऑर्गन से मिलकर के एक सिस्टम बन जाता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको बाइलरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइलरी सिस्टम कहते हैं। तो इस सिस्टम का भी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर रोल होता है, ठीक है। मैं बेसिक बता रहा हूं अभी आपको, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से अपन स्टार्ट करके फिर अपन बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे अगर मैंने इस सिस्टम की बात की तो ये सिस्टम किससे मिलकर बनेगा? तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं जिनसे मिलकर के, या जो स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे मिलकर के आपका बाइलरी सिस्टम बनता है, उनकी मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो आपके इसमें आ जाते हैं, आपके लीवर आ जाता है, गोल ब्लैडर आ जाता है, और इसके साथ ही बात करूं मैं आपके पेनक्रियाज आ जाता है पेनक्रियाज, ठीक है। या फिर आप बाइल डक्ट वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं बात करूं कि इन ऑर्गन्स के अलावा भी यहाँ पे एक जूस आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं, ठीक है। इसका भी रोल होता है, और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस भी निकलता है, तो उसका भी अपने डाइजेशन के अंदर रोल होता है, जो डाइजेस्टिव जूस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? डाइजेस्टिव जूस कहलाते हैं, ठीक है।
तो ये हमने बात की थी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर इंक्लूड सिस्टम या जीआईटी के बारे में बात की थी। अपन बात करते हैं कि व्हाट डज द डाइजेस्टिव सिस्टम डू, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे शरीर में क्यों जरूरी है, ये क्या काम करता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सिस्टम जो होता है दोस्तों, ये जो फूड जिसको हम माउथ के अंदर इनटेक करते हैं, उस फूड को यानी उस फूड के कॉम्प्लेक्स पार्ट को क्या करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल या स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। आपको पता होगा कभी कभार हम छोटी क्लासों में थे ना, जब हम क्या करते थे, तो स्कूल के अंदर जब लंच होता था ना बीच में, तो लंच हमेशा 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट इतना ही होता है। तो क्या करते थे कि जिनका स्कूल के नजदीक में घर होता, वो जल्दी जल्दी भागे भागे वहां पे घर जाता, घर जाके बड़े बड़े निवाले, ठीक है ना, माउथ के अंदर लेता और फिर एकदम स्पीडली खाना खा के वापस स्कूल पहुंचना होता था। तो उस समय हमारा माउथ भी, अगर मैं बात करूं, वो क्या काम करे कि जो अगर तुम बड़े बड़ा निवाला माउथ के अंदर ले रहे हो, तो वो उसको कटिंग करके, ठीक है ना, काटने पीटने का काम करके उसको स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा रोल किसका आ गया यहाँ पर, इस डाइजेस्टिव सिस्टम का आ गया। ये सिस्टम क्या काम करता है कि आपके केमिकली और मैकेनिकली प्रोसेस के द्वारा, रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा क्या करता है, इस फूड को आपके स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपके कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका ये क्या करता है कि जो आपका फूड है, ठीक है ना, ये जो क्या करता है, फूड या फिर कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करता है, कन्वर्ट करने का काम करता है। किस में कन्वर्ट करता है दोस्तों, ये आपके स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है या स्मॉल मॉलिक्यूल। चलो तो ये स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर इसको क्या करता है, कन्वर्ट करने का। मान लीजिए आपका, ठीक है ना, ये फूड है, यानी ये गुलाब जामुन है, जितने जितने सारे के सारे आपने जो खाए, उसको फिर ये क्या करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर आपके माउथ के अंदर कन्वर्ट करने का ये सारा सारा काम कर देता है। ये कौन करता है, डाइजेस्टिव। और यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है वो उसको हम पढ़ते हैं कि ये केमिकली और मैकेनिकली प्रोसेस के द्वारा करता है। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करूं दोस्तों कि कौन सी प्रक्रिया आ जाती है, यहां पे आ जाती है आपके केमिकल एंड मैकेनिकली प्रोसेस के द्वारा ये सारी चीजें होती है यहां पे। ठीक है, यानी रासायनिक और यांत्रिक प्रोसेस के द्वारा। तो इस क्रियाओं के द्वारा भी यहां पे किसका रोल होता है, तो उसके अंदर मैं बात करूं आपके कि स्पेशल एंजाइम्स कुछ होते हैं, वो भी इसमें भागीदारी निभाते हैं या हेल्प करते हैं, और जब आपके जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं बात करूं इन सब के अलावा और क्या क्या चीजें आ सकती है, तो कुछ स्पेशल प्लस कुछ स्पेशल एंजाइम्स एंड यहां पे मैं बात करूं डाइजेस्टिव जूस भी क्या करते हैं, यहां पे काम करते हैं। ठीक है, तो इन सब के द्वारा क्या होता है कि ये जो आपका फूड था ना, वो आपके स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर रासायनिक और यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और जब ये रासायनिक और मैकेनिकली प्रोसेस के द्वारा जब स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है, तो वहां से फिर क्या होता है, इसको सेल्स और टिश्यू के पास पहुंचाया जाता है। कहां पहुंचाया जाता है दोस्तों, इसको आपके सेल और टिश्यू के पास पहुंचाया जाता है। ठीक है ना, आपके बॉडी के अंदर जो कोशिका और टिश्यू है वहां पहुंचाया जाता है, और वहां पहुंचाने काम कौन करता है, ठीक है ना, ये आपके बाई ब्लड के द्वारा पहुंचता है। कैसे पहुंचता है, बाई ब्लड, और न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में पहुंचता है। किसके फॉर्म में पहुंचता है, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक मैंने छोटी सी चीज आपको बताई। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें कि हम फूड की जगह मान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट भी अंदर जाके टूटेगा। लिपिड की बात करूं, लिपिड भी जाके टूटेगा। प्रोटीन है तो प्रोटीन भी जाके टूटेगा, यानी उन सब का क्या होता है, ब्रेकडाउन। मान लीजिए मैं यहां पे आपके कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहा हूं कि हमने फूड की जगह सर क्या लिया है, कार्बोहाइड्रेट, तो इसका भी क्या ब्रेकडाउन होता है क्या, बिल्कुल इसका भी ब्रेकडाउन होता है। या फिर आप अगर लिपिड की बात करोगे तो इसका भी ब्रेकडाउन होता है। अगर आप प्रोटीन की बात करोगे तो इसका भी क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं आपके कि अगर कार्बोहाइड्रेट का ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम अंदर ले रहे हैं भोजन को, तो वो हमारे शरीर में जाके जब टूटेगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ग्लूकोज, और उसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगी, फिर एनर्जी। ठीक है ना, तो ये न्यूट्रिएंट के रूप में काम करेगा। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये जो लिपिड है, प्रोटीन है, सब क्या है, ये पोषक तत्व। क्या है, पोषक तत्व, और इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे अगर आपका लिपिड भी टूटेगा तो वो ग्लिसरॉल, ठीक है ना, ग्लिसरॉल में टूट जाएगा, और ग्लिसरॉल के साथ ही आपका जो एसिड बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, फैटी एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फैटी एसिड। ठीक है,
और यहाँ पे अपन ये भी पढ़ते हैं कि एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बनता है, तो जब प्रोटीन का वापस सिंथेसिस होगा या ये टूटेगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, एमिनो एसिड, ठीक है ना। और आपको पता होगा कि एमिनो एसिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक इसेंशियल एमिनो एसिड, एक नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है ना, नॉन इसेंशियल और इसेंशियल एमिनो एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर ये केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा ये हमें पूरा पूरा पता चलता है, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के मैं पूरी इंट्रोडक्शन की बात कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि सर ये जो मैकेनिकल केमिकल प्रोसेस, ठीक है, समझ में आ गया, ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो जूस कहाँ से निकलता है दोस्तों, तो ये जो डाइजेस्टिव जूस है वो डाइजेस्टिव जूस निकालता आपके, ये मैंने कहा ना बाइलरी सिस्टम है, ये निकालने का काम करता है। और यहाँ पे कुछ एंजाइम्स है, वो एंजाइम्स कहाँ से निकलते हैं दोस्तों, तो वो कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा निकलते हैं। किसके द्वारा निकलते हैं दोस्तों, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के द्वारा। अब देखो यहाँ पे मैंने जो टर्म्स यूज किए ना कि डाइजेस्टिव जूस जैसे आपके इन ऑर्गन से निकले हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड से आपके एंजाइम निकले, इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आई होगी ना कि ये जो सर डाइजेस्टिव सिस्टम है ये किसी ना किसी ऑर्गन से मिलकर बना। और हम बेसिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, देन अवर बॉडी, ठीक है ना। तो इस सिस्टम के पीछे कहानी कौन है, यहाँ पे बात करें तो आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये काम क्या करता है, यानी इसके फंक्शन के बारे में अगर अपन बात करें, इसके फंक्शंस के बारे में बात करें, फंक्शंस तो ये क्या क्या काम करता है दोस्तों। इसके काम की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला फंक्शन आ जाता है इसका कि ये भोजन को क्या करता है, अंदर ग्रहण करने का, यानी माउथ के अंदर आप कोई भी चीज रखोगे, फूड को इनटेक करते हो, ठीक है ना। यहां माउथ के द्वारा अगर आप भोजन को इनटेक करते हो तो ये क्या करता है, इंजेक्शन का काम करता है। क्या करता है, इंजेक्शन, यानी भोजन को अंदर ग्रहण करवाने का काम करता है, ठीक है ना। तो पहला फंक्शन हो गया इसका इंजेक्शन, ठीक है। इंजेक्शन यानी भोजन को अंदर, इन यानी इनसाइड, जैसन यानी ग्रहण करना, इंजेक्शन का काम करता है। इसके बाद ये अंदर जाने के बाद भोजन को क्या करता है, चबाता है। और चबाने को हम क्या कहते हैं, च्युइंग, क्या कहते हैं, च्युइंग प्रक्रिया। तो भोजन को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद इसको च्युइंग यानी चबाने का काम करता है। और चबाने के बाद इसको क्या करता है, अंदर निगलता है इसोफेगस की तरफ। तो निगलने को हम क्या कहते हैं दोस्तों, स्वेलो, स्वेलोइंग, ठीक है ना। तो स्वेलोइंग का काम भी करता है। जब ये स्वेलोइंग हो गया, अंदर आपका फूड गया, ठीक है ना, जाने के बाद अब गैस्ट्रिक जूस वगैरह यानी डाइजेशन वगैरह का पार्ट होगा आपके, तो इसको हम चौथे काम को कह सकते हैं कि ये डाइजेशन करवाने का काम करता है दोस्तों। क्या करता है, ये पाचन करवाने का काम भी करता है आपका, ठीक है। अब जब भोजन का डाइजेशन हो गया है तो भोजन का एब्जॉर्प्शन भी होगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। तो आपके यहाँ पे इसका नेक्स्ट फंक्शन हो गया एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद आपके इसका एसिमिलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। एसिमिलेशन, एनर्जी फॉर्म, एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन होने के बाद आपके जो अनडाइजेस्टिव फूड हम कह सकते हैं, या फिर जो मल के रूप में जब भोजन आपका बाहर निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका पार्ट आ जाएगा एलिमिनेशन, या फिर आपके एक्सक्रीशन भी लिख सकते हो। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्सक्रीशन, यानी वहां से आपके उत्सर्जन हो जाता है भोजन का रेक्टम के द्वारा, यानी रेक्ट एनस के द्वारा आपके क्या हो गया, भोजन का एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का इधर वाला जो पार्ट पढ़ा था दोस्तों, ये तो था आपके इसका इंट्रोडक्शन। क्या था, इंट्रोडक्शन। और इधर आपके मैंने क्या बताया, इसको आपके फंक्शन के बारे में बताया, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन और फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो अब आपके पास सीधा नेक्स्ट टॉपिक यही बनता है इसका कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ऑर्गन से मिलकर बनता है, उन्हें हम, ठीक है ना, इंक्लूडली, यानी इंक्लूडली एक साथ हम उनको कहें तो क्या कहें कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स उपलब्ध होते हैं उनकी बात करें तो हम उनको मेजर ऑर्गन और माइनर ऑर्गन्स के रूप में भी पढ़ सकते हैं। और जो ग्लैंड्स होती है उनको हम अलग पढ़े तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के फॉर्मेशन में भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। यहाँ पे मैं बात करूं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसको हम पढ़ते हैं अलग अलग तरीके से। कैसे पढ़ते हैं तो देखो
सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन के अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। और इधर मैं बात करूंगा आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब यहाँ पे ऑर्गन कौन कौन से हो जाते हैं आपके? तो ऑर्गन्स को भी दो टाइप में अपन, ठीक है ना, डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जिसमें एक को हम कह सकते हैं मेजर ऑर्गन्स। क्या कह सकते हैं दोस्तों? मेजर ऑर्गन्स, ठीक है ना, मेजर ऑर्गन्स। और दूसरी तरफ मैं बात करूँ आपके, हम इनको ऐसे भी डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, माइनर ऑर्गन्स। क्या आ सकते हैं? माइनर ऑर्गन्स, ये आ गए, ठीक है। तो ये मेजर ऑर्गन और माइनर ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मेजर ऑर्गन्स वो होते हैं तो जो डाइजेस्टिव के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। क्या निभाते हैं? इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कि मैं बात करूं आपके, हम माउथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आपका रेक्टम, ठीक है। तो ये सभी किस में आ जाते हैं भाई? ये आपके मेजर ऑर्गन्स में आ जाते हैं। माइनर ऑर्गन्स में उन सभी को इंक्लूड करते हैं जो बाइलरी सिस्टम के पार्ट में आ जाते हैं। जैसे कि हम बात करें आपके लीवर के बारे में, गोल ब्लैडर के बारे में, लीवर, गोल ब्लैडर और पेनक्रियाज, ठीक है, पेनक्रियाज। इन्हें हम एसेसरी ऑर्गन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एसेसरी ऑर्गन भी कहते हैं। यहाँ पे हम बात करें कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी हो सकती है। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर हम बात करें तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो आ जाएगी आपके सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या आ जाएगी दोस्तों? सलाइवरी ग्लैंड्स। और दूसरी हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आपके सामने ये एक तरह से हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का कंपोजिशन, यानी एक परफॉर्मा तैयार हो गया आपके सामने कि अगर इसको आप पढ़ोगे, पर्टिकुलर सब एक एक ऑर्गन्स के बारे में पढ़ोगे तो इस प्रकार से पढ़ना पड़ेगा आपको कि जी सबसे पहले माउथ हो गया, इसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम। फिर आप माइनर ऑर्गन या एसेसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ो तो लीवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ो तो आपको सलाइवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई डाउट? चलो, तो इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल जो होती है अपनी, जिसको हम जीआईटी भी कहते हैं, उनके वॉल्स के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? उनके हम वॉल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। और वॉल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें 4 लेयर्स दिखाई देती है। कितनी लेयर दिखाई देती है? 4 लेयर्स यहाँ पे हमें दिखाई देती है। तो वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर 4 लेयर की अपन बात करें तो जिसमें सिरोसा लेयर आ जाती है, ठीक है ना। सिरोसा लेयर एक आ जाती है, दूसरी आ जाती है आपके मस्कुलर लेयर, ठीक है ना। तीसरी हम बात करें सब म्यूकोसा, और चौथी लेयर की बात करें तो आपके म्यूकोसा लेयर आ जाती है, ठीक है। तो 1 बाय 1 चारों ही लेयर की अपन बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक एक ऑर्गन्स के बारे में बता देता हूँ, इन सब के बारे में, ताकि आपको पता रहे। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, ये जो आपको दे रखा है पूरा पूरा पार्ट, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे हम कहते हैं माउथ। क्या कहते हैं? माउथ, ठीक है। और इस माउथ के अंदर ही आपके जो कैविटी पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ओरल कैविटी कहते हैं। यहाँ पे इसका जो एक और पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दे रखा, ठीक है, माउथ। और माउथ के अंदर जो टिथ होते हैं उनकी बात करते हैं अपन, उनके बारे में पढ़ेंगे। 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, इंसीजर, सीजर, प्रीमोलर, मोलर्स के बारे में। इसके अलावा हम बात करें कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो इसके अंदर पाई जाती है, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं, और जो किसका प्रोडक्शन करती है दोस्तों? सलाइवा का प्रोडक्शन करती है। किसका करती है? सलाइवा का, जो लुब्रिकेशन का काम करती है। क्या करती है? लुब्रिकेशन, ठीक है। इसके अलावा देखो ये इसके टाइप की बात करें, ठीक है ना, तो ये 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है दोस्तों? 3 टाइप की, ठीक है ना। यहाँ पर दे भी रखा, ठीक है ना, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। जिसमें अगर अपन बात करें तो एक आ जाती है अपने पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या आ जाती है? पेरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स। दूसरी में बात करूं आपके सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर या इसी को ही कहते हैं सब मैक्सिलरी। और तीसरी आ जाती है आपके सब लिंगुअल, सब लिंगुअल
सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे देखो और क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तो एक आपके आ जाता है फेरिंग्स, ठीक है। और माउथ के अंदर ही मैं बात करूँ तो ठीक है ना, टंग के बारे में भी पढ़ते हैं और लिप्स के बारे में भी यहाँ पे अपन पढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर, और इसके बाद हम बात करें कि ये जो ट्यूब शेप में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये जो ट्यूब शेप में स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम कहते हैं इसोफेगस। क्या कहते हैं, इसोफेगस। इसोफेगस की दीवारों में कौन से टिश्यू पाए जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात करें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, आरआरबी पैरामेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, टिश्यू से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एपिथेलियम टिश्यू की बात करें, नीचे आओगे तो आपको स्टोमक मिलेगा, हालांकि इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टोमक से स्टोमक के अंदर यहाँ पे हम स्पिंचर की बात करें तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको इसोफेजियल स्पिंचर मिल जाएगा, इसोफेजियल स्पिंचर। यहाँ पे आपको पाइलोरिक स्पिंचर मिल जाएगा, पाइलोरिक स्पिंचर। स्टोमक के पार्ट्स की बात करें तो बॉडी, कार्डिया, फंडस और पाइलोरिक, इसके 4 पार्ट होते हैं, वो भी हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ लोकेशन बता रहा हूँ। फिर हम नीचे जाते हैं तो स्टोमक के आपके यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ऐड हो जाती है, इसके 3 पार्ट होते हैं आपके, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। फिर आ जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आपके रेक्टम और एनस, यहाँ से आपके भोजन क्या होता है भाई, एलिमिनेट हो जाता है या एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। एक तरफ हम बात करें बाइलरी सिस्टम के बारे में, फिर इस तरफ हम बात करें बाइलरी सिस्टम जो काम करता है यहाँ पे बाइल जूस निकालने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके लीवर आ जाता है, लीवर में 2 लोब होते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पे दोनों लोब आपके फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। कभी कभार ये पूछ लिया जाता है कौन से लिगामेंट के द्वारा जुड़े होते हैं, फेल्सीफॉर्म, क्योंकि ये सेपरेट करता है लीवर को 2 लोब के अंदर, इसलिए आपका राइट और लेफ्ट में वो आपके डिवाइडेड होता है या सेपरेट होता है, इसलिए आपके राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट निकलती है, फिर आगे जाकर के वो आपके कॉमन हिपेटिक डक्ट बन जाती है। फिर आपके नीचे ये जो स्मॉल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं, जो लीवर से बाइल जूस निकलता है वो गॉल ब्लैडर में जाकर के क्या होता है, स्टोर हो जाता है, और वहां से ये सारी डक्ट निकलने के बाद क्या बन जाती है, कॉमन बाइल डक्ट निकल जाती है। और कहाँ जाके ये ओपन होती है, डियोडिनम के अंदर जाकर के ये ओपन होती है और बाइल जूस उसमें एक्सक्रीट कर देती है, ठीक है। तो ये पूरा पूरा पार्ट आपका, हालांकि इन सबको अपन एक एक पार्ट में अलग से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपकी बात कर रहा था कि वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है। वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो देखो सबसे पहली लेयर की बात करें, यहां पे मैंने आपको कहा था कि यहां पे 4 लेयर होती है, ठीक है ना, 4 लेयर होती है। चारों लेयर की अगर मैं बात करूं उसमें आपके फर्स्ट लेयर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, सिरोसा लेयर। क्या कहते हैं दोस्तों, सिरोसा, सिरोसा लेयर। क्या कहते हैं दोस्तों, सिरोसा लेयर, ठीक है। ये सिरोसा लेयर जो होती है दोस्तों, इसकी हम यहीं पे डिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब सिरोसा लेयर पहली लेयर पढ़ रहे हैं तो आपकी ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये आउटर लेयर होती है। क्या होती है, आउटर लेयर, ठीक है। तो अगर आप एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जाने की कोशिश करो, यानी ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हो मान लो, ठीक है ना, ट्यूबुलर, तो ये पहली जो लेयर है वो आपकी क्या हो सकती है, सिरोसा लेयर हो सकती है। क्या हो सकती है, सिरोसा। ये किससे मिलकर बनी होती है, तो ये आपके मैं बात करूं कि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो थिन कनेक्टिव टिश्यू, थिन कनेक्टिव टिश्यू, थिन यानी पतले कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक से ये मिलकर बनी होती है, थिन कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है ना। सिरोसा लेयर किससे मिलकर बनी होती है, थिन कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर ये आपके बनी होती है। अब इसके अंदर भी वापस हम सब लेयर की बात करें दोस्तों, सिरोसा लेयर के अंदर भी, तो ये मेड ऑफ 2 लेयर, ठीक है ना, मेड ऑफ 2 लेयर, यानी इसके अंदर भी 2 लेयर आ जाती है, मेड ऑफ 2 लेयर्स, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर आपको मेरे बेसिक परफॉर्मा की क्लास याद होगी तो आपको पता होगा, मैंने कहा कि जहां पे कभी कभार जब लेयर की बात भी आएगी तो कभी सब लेयर भी आएगा, कभी टाइप आएगा तो कभी सब टाइप भी आएगा, कभी डिवीजन आएगा तो कभी सब डिवीजन भी आएगा। क्लासिफिकेशन वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलो तो मेड ऑफ, ठीक है ना, 2 लेयर्स, यहाँ पे भी 2 लेयर्स आ जाती है, जिसमें एक लेयर होती है आपके पेराइटल लेयर। कौन सी होती है दोस्तों, पेराइटल लेयर,
पेराइटल लेयर, और दूसरी लेयर की मैं बात करूं तो दूसरी लेयर आ जाती है आपके विसेरल लेयर, विसेरल लेयर। ठीक है, तो ये दोनों लेयर मिलकर के क्या करती है, आपके सिरोसा लेयर का फॉर्मेशन करती है। अब ये दोनों लेयर मिलकर के एक और स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। ये दोनों लेयर मिलकर के उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दोस्तों पेरिटोनियल कैविटी। क्या कहते हैं, पेरिटोनियल कैविटी। अब कैविटी है तो मैंने आपको बताया था कि कैविटी है बॉडी कैविटी वाले पार्ट में, कि कैविटी है तो कैविटी में कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है ना, कुछ ना कुछ का मतलब कोई ना कोई फ्लूइड होगा। तो सीरोसा लेयर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे कौन सा फ्लूइड आएगा, सीरस फ्लूइड आएगा। क्या आएगा दोस्तों, सीरस फ्लूइड आएगा। ठीक है, इस सीरस फ्लूइड को ही हम क्या कहते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है ना, तो इसकी मैं बात करूं तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आल्सो कॉल्ड पेरिटोनियल फ्लूइड। क्या कहते हैं दोस्तों, आल्सो कॉल्ड पेरिटोनियल फ्लूइड। क्या कहते हैं दोस्तों, पेरिटोनियल फ्लूइड भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलो, तो ये सीरोसा लेयर आपको समझ में आई होगी। तो सीरोसा लेयर के बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो दूसरी लेयर आ जाती है आपके मसल्स लेयर। कौन सी आ जाती है, दूसरी लेयर की अपन बात करें यहां पे मसल्स लेयर। मसल्स लेयर, ठीक है। तो वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो दूसरी लेयर आती है दोस्तों वो होती है आपके मसल्स लेयर। कौन सी होती है, मसल्स। और इसके नाम से भी पता चल रहा है मसल्स है, इसका मतलब पेशियों की बात हो रही। किसकी बात हो रही दोस्तों, पेशियों की बात हो रही। और इसके लोकेशन की बात करूं तो ये आपके सीरस लेयर के नीचे होती। कहां होती है, इसके लोकेशन की बात करें तो ये जो पहली लेयर हमने पढ़ी है सीरस लेयर, ठीक है ना, सीरस लेयर के नीचे स्थित होती है, सीरस लेयर के नीचे लोकेटेड होती है, सीरस लेयर के नीचे ये लोकेटेड होती है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट। तो सीरस लेयर के नीचे आपके ये लोकेटेड हो गई। और मसल्स है तो मसल्स की बात करेंगे तो ये तीन स्मूथ मसल्स से मिलकर बनी होती है। ठीक है ना, मेड ऑफ, यहां पे अगर अपन बात करें मेड ऑफ थ्री स्मूथ मसल्स, ठीक है, ये तीन स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। उसकी अगर अपन बात करें, ठीक है, तीनों स्मूथ मसल्स यानी चिकनी पेशियों की अगर हम बात करें तो एक होती है आपके लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स, ठीक है। और दूसरी मैं बात करूं आपके जो आ जाती है आपके सर्कुलर मसल्स। कौन सी आ जाती है दोस्तों, सर्कुलर मसल्स। और तीसरी हम बात करें यहां पे आपके ऑब्लिक मसल्स, ठीक है ना, ऑब्लिक मसल्स। चलो, तो ये हमने पढ़ा कि मेड ऑफ स्मूथ मसल्स जो होती है। अब देखो यहां पे बात करें कि जो मसल्स लेयर होती है इसके द्वारा, ठीक है ना, या इन मसल्स के द्वारा क्या होता है कि एक पेरिस्टालसिस गति होती है। क्या होती है दोस्तों, इसके द्वारा मैं बात करूं आपके पेरिस्टालसिस गति, या ठीक है पेरिस्टालसिस मूवमेंट कह सकते हैं। इस पेरिस्टालसिस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में कहते हैं इसको कर्माकुंचन गति। क्या कहते हैं, कर्माकुंचन गति। ये गति कहाँ काम आती है दोस्तों, ये गति कहाँ काम आती है दोस्तों, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये गति काम आती है आपके कि जो भोजन को जो हम आहार नाल के अंदर एंटर करवाते हैं यानी जीआई ट्रैक्ट में एंटर करवाते हैं, तो ये उस फूड को जीआई ट्रैक्ट में क्या करते हैं, आगे मूवमेंट करवाने काम करता है। इसके द्वारा क्या होता है कि फूड को गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में आगे क्या करना, आगे भेजना या आगे उसका मूवमेंट करवाना। ठीक है, तो ये पेरिस्टालसिस आपसे पूछ लिया जा सकता है, ठीक है ना। मसल्स लेयर जो होती है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, उसका काम होता है पेरिस्टालसिस करवाना यानी कर्माकुंचन गति करवाने काम किसका होता है। तीसरी लेयर की मैं बात करूं दोस्तों आपके, यहां पे मैं बात करूं आपके तीसरी लेयर के बारे में, तो तीसरी लेयर जो आ जाती है दोस्तों उसके बारे में अपन बात करते हैं। तीसरी लेयर यहां पे बता देता हूं, तो तीसरी लेयर को हम कहते हैं सब म्यूकोसा लेयर। क्या कहते हैं दोस्तों, सब म्यूकोसा लेयर, ठीक है। अब देखो यहां तक अभी मैंने आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन स्टार्ट नहीं किया है, तो थोड़ा आपको ऐसे लग सकता है कि सर ये क्या पढ़ा रहे, क्योंकि जब कभी आप पढ़ते हो ना डाइजेस्टिव सिस्टम को तो ऑर्गन से ही स्टार्ट करते हो,
बेसिक थोड़ा कम पढ़ते हो, ठीक है ना। तो अपने एलिमेंट्री कैनाल के इन सब लेयर्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर मैं आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन यानी माउथ से कहानी स्टार्ट करेंगे, तब आपको मजा आएगा कि सर मैं मंचूरियन खा रहा हूँ तो वो जा कहाँ रहा, ठीक है ना। सर मैं गुलाब जामुन खा रहा हूँ तो वो जा कहाँ रहा, ठीक है ना। उसका किस प्रकार से डाइजेशन हो रहा है, तो इंटरेस्टिंग पार्ट आपका वहां हो जाएगा जहां पे क्रियाविधि वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अभी आपको ये याद रखना पड़ेगा कि 4 प्रकार की लेयर होती है यहाँ पे। अगर हम बात करें सीरस लेयर, मसल्स लेयर, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर। तो सब म्यूकोसा लेयर जो होती है दोस्तों वो आपके लोकेटेड होती है म्यूकोसा और मसल्स लेयर के बीच में, ठीक है ना। इसके मैं लोकेशन की बात करूं तो ये लोकेटेड बिटवीन म्यूकोसा एंड, ठीक है ना, म्यूकोसा एंड मसल्स लेयर, म्यूकोसा एंड मसल्स लेयर, इन दोनों के बीच में क्या होती है, ये लोकेटेड होती है, ठीक है। तो सब म्यूकोसा लेयर के बारे में पता चल गया होगा इसके लोकेशन के। और ये जो बनी होती है दोस्तों, ये कनेक्टिव टिश्यू द्वारा कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है दोस्तों। किससे मिलकर बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू से ये मिलकर बनी होती है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जितनी भी ब्लड वेसल्स है, नर्व है, लिम्फेटिक नोडुल्स है, उन सब का नेटवर्क क्या होता है, जो इसी लेयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो यहां मैं बात करूं कि इन दिस या इसमें ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व हो गई, नर्व, लिम्फेटिक नोडुल्स हो गए, इन सब का क्या पाया जाए दोस्तों, इन सब का नेटवर्क यानी जाल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इस सब म्यूकोसा लेयर के अंदर ये सारी चीजें होती है, ठीक है। चौथी लेयर जो होती है दोस्तों, उसकी मैं बात करूं, यहीं पे लिख रहा हूं मैं, जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा लेयर। क्या कहते हैं, म्यूकोसा लेयर, ठीक है। और ये म्यूकोसा जो लेयर होती है दोस्तों, ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, इनर मोस्ट लेयर या फिर इनर लेयर, क्या कहते हैं, आंतरिक परत, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं आंतरिक परत, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की है कि वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में सीरस लेयर, सीरस के बाद हमने कहा मसल्स, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा लेयर के बारे में, ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्लास के अंदर मैंने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे, इंट्रोडक्शन, फंक्शन, और इसके बाद हमने बात की है कि इसके कंपोजिशन वाले पार्ट के बारे में, और यहाँ पे मैंने आपके फिर लोकेशन बताने के बाद एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात की। तो दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई है तो बिल्कुल आप कमेंट करें, ठीक है ना। और मैं डाइजेस्टिव पूरा कराऊंगा, पार्ट्स के अंदर कराऊंगा, नहीं तो ज़्यादा लंबी क्लासेज हो जाती है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। उसके बाद फिर मैं आप सबके मैसेज भी आते हैं कि सर मैं एनाटॉमी भी पढ़ाऊँ सर, तो मैं यूट्यूब पे आपकी क्लासेज भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट जरूर करें नेक्स्ट टॉपिक भी क्या पढ़ना है, तो मैं 1 बाय 1 सारे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन करवाते रहूँगा धीरे धीरे, ठीक है। चलो, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है ना। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएगी, और अगर आपको कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं, या फिर आप कॉल करके भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है। और जो आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी कर रहा है दोस्तों, उनको कहना चाहूँगा कि अगर कोई सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी कर रहा है और उसको अपनी तैयारी की जाँच भी करनी है, तो यहाँ पे ठीक है ना, मेरे पास दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं। सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से आपको जो ऐप दे रखा है, इसको आप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। अब दोनों चीज़ें क्या है, अगर जो बेसिक से तैयारी करना चाहता है, ठीक है ना, बेसिक से, उसके लिए मेरे पास फाउंडेशन बैच है, ठीक है ना, फाउंडेशन बैच मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। फाउंडेशन बैच के अंदर आपको बेसिक से तैयारी स्टार्ट करवाई जाएगी। अब ये बेसिक से तैयारी क्या है सर, तो मैं आपको सारी क्लासें यानी वीडियो लेक्चर प्रोवाइड होंगे, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे, इसके साथ आपके एमसीक्यूज, मैराथन क्लासेज और पीवाईक्यू, ठीक है। और ये सारी चीजें होगी। और दूसरा जो है कि जो तैयारी कर चुके हैं और उनको आपके तैयारी की परख करनी है, तो मेरे पास आपके लिए, ठीक है ना, टेस्ट सीरीज है, ठीक है ना, ठीक है, जिसमें आपको 10 मॉड्यूल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो पूरे के पूरे 2019 वाला आरआरबी का पेपर हुआ था उसके पैटर्न के आधार पर। उसमें पीवाईक्यू भी मैंने अटैच किए हैं, और कुछ अदर एग्जाम के पीवाईक्यू और कुछ नए जो कंसेप्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो भी ऐड करके 10 मॉड्यूल पेपर तैयार कर रखे हैं। तो आप वो टेस्ट पेपर सोल्व करके अपनी तैयारी की परख कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है, बिल्कुल आप इसको लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।